वो शेयर होल्डर्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन से क्लॉज को हमने एंट्रेंचमेंट में डालना है और क्या कंडीशन लगानी है, कैसे चेंज करोगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो डिसाइड करते हैं शेयर होल्डर। So that minority shareholders, majority shareholders, everybody could have some say in that entrenchment clause. अगर शुरुआत में ही कर दूंगा तो ये तो promoters decide करेंगे कि कौन से clause को डालना है। फिर बेचारे जो हमने बनाया किसके लिए था entrenchment, हमने तो बनाया था minority वालों के लिए, तो let them decide। तो उसके लिए ये incorporation के बाद होता है entrenchment। मैं समझा नहीं कौन सी मिनॉरिटी कौन सी मेजॉरिटी। नहीं आए होंगे, आ सकता है, और अगर नहीं आया तो आप मत डालो। मैंने तो आपको बोला एंट्रेंचमेंट क्लॉज कोई मैंडेटरी थोड़ी है, कभी भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, लेटर स्टेज पे भी डाल सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि एक बार डाल दिया तो फिर उसको हटा ही नहीं सकते। चलो जी, आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे फर्दर बढ़ रहे हैं हम। अब हम डाल रहे हैं कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया आर्टिकल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, आर्टिकल के अंदर बायलॉज होते हैं। आर्टिकल के अंदर कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं। आइए एक बार जरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखें कहीं कैसा होता है, और उसी से हमें समझ आ जाएगी कि आर्टिकल्स में क्या क्या है। ये हमने खोला कि स्पाइस एओए INC 34, MOA का कौन सा है INC 33, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा है INC 32। तो 32, 33, 34 से याद रख लेना इसको। लो जी, ये आ गया हमारा एओए, देखो लिखा हुआ स्पाइस एओए, चल नहीं रहा क्या रही थी।
देखो सबसे पहले इसमें क्या आया, डाउनलोड करना इसको डाउनलोड करके ना, इसको करो ओपन विद एज। विजिबल है ना सबको? ठीक। ये क्या कह रहा है, ये फॉर्म है INC 34, इसको हम बोलते हैं स्पाइस AOA। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइस AOA। अच्छा जी सर, यहाँ पर आपका SRN आ जाएगा। SRN का मतलब होता है बेटा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। क्या आ जाएगा? जब भी हम कोई फॉर्म फाइल करते हैं ना, तो उसका एक SRN मिलता है। SRN ये बोल रहा है INC 1 का SRN। INC 1 कौन सा है? नेम वाला, जिसको आप RUN बोलते हैं ना, रिजर्व यूनिक नेम। तो आपको यहाँ पर उसका SRN डालना पड़ेगा, जो भी कुछ भी हो सकता है, माने जैसे P29835। और जैसे ही आप प्रीफिल पे क्लिक करोगे, जैसे ही प्रीफिल पे आप क्लिक करोगे, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर देगी। अब आपसे पूछ रहा है आपने कौन सा टेबल अडॉप्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे हमने तो सर टेबल F अडॉप्ट करना है, क्योंकि टेबल F जो है मोस्टली जो कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए टेबल F चलता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया, हमने कौन सा टेबल अडॉप्ट करना है? टेबल F। ठीक है, तो ये देखो जी टेबल F की ऑटोमेटिकली ये सारी आ गई। तुम क्यों लेट हो जाती हो भाई? लास्ट क्लास में भी लेट थी ना, क्यों? अच्छा बट ये सबसे पहले आ गया बेटा आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपकी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन है। तो वो बोल रहा है इन रेगुलेशन the seal means and unless the content otherwise required, word or expression contained in the regulation shall bear the same meaning as in the act, or any statutory modification thereof at the date with these regulation become binding to the on the company। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया जी इंटरप्रिटेशन। लिखो कंटेंट के अंदर नंबर 1 आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन लिख लिया। कंटेंट हम लिख रहे हैं, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ आर्टिकल। तो पहला सबसे पहले आता है इंटरप्रिटेशन, जिसमें डेफिनेशन होती है। लिख लो एक छोटा सा ब्रैकेट बना के, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस लिखा। दूसरी बात वो कहता है शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। लिखो सेकंड पॉइंट बनाओ, शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। यहां पर ना सारी बातें बड़ी डिटेल में बताई जाती हैं। शेयर कैसे इशू होंगे, उस पे एक शेयर पे क्या राइट है, प्रेफरेंस शेयर्स कैसे इशू होंगे, सारी बातें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक बार थोड़ा छोटा फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट दीस आर्टिकल्स द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। शेयर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द। तो सबसे पहले उन्होंने पावर दे दी किसको? डायरेक्टर को, कि भैया तुम इशू करोगे, तुम अलॉट करोगे, तुम देखोगे कैसे करना है, क्या करना है। दूसरी बात, every person whose name is entered in as a member in register of membership shall be entitled to receive
बता दिया कि किस व्यक्ति का नाम आएगा, जिसका भी नाम आएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसको मिलेगा क्या, जो भी आपके अलॉट अलॉट करे हुए शेयर हैं वो मिल जाएगा। अगर इनकॉर्पोरेशन है तो 2 महीने के बाद मिलेंगे। अगर आपको कोई क्या नाम है, आपने एप्लीकेशन के थ्रू अगर शेयर लिए हैं तो 1 महीने के बाद मिलेंगे। और अगर ट्रांसफर है तो उस कंडीशन में मिलेंगे एज में बी प्रोवाइडेड। तो ये सब देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है, कैसे चीजें होंगी, है ना, कैसे हाउ द थिंग्स विल। फिर बता रहा है अगर आपका शेयर फट जाए, डिफेस्ड हो जाए, म्यूटिलेटेड हो जाए, टॉर्न हो जाए, है ना, तो हमने बोला कि सर हम आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये डुप्लीकेट शेयर, तो यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे एक बार देख लेना, आप इसको डाउनलोड कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। आप घर पे जाके सर्च करना INC 34 और आप जैसे एक बार इसको रीडिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लियन। लियन लियन समझते हो? लियन लियन का मतलब समझते हो? लियन का मतलब है टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। राइट टू रिमेन द प्रॉपर्टी, ऐसे लिखो, राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर अनलेस द ड्यूज आर पेड। मतलब लियन का मतलब है किसी की असेट को अपनी पोजेशन में रख लेना तब तक जब तक आप मेरे पैसे नहीं चुकाते, तब तक मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं लियन। तो कंपनी के पास राइट है कि वो कंपनी के शेयर्स के ऊपर, चाहे वो फुल्ली पेड अप है, पार्टली, हाँ याद रखना, नॉट बीइंग फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए। तो अगर वो पार्टली पेड अप शेयर है, हर शेयर को वो क्या कर सकता है, लियन कर सकता है। कौन कर सकता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लियन कर सकते हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पावर दे रहा है कंपनी को कि आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके शेयर होल्डर पैसा ना दे तो आप उनके शेयर्स का क्या कर सकते हो, उनको लियन कर सकते हो, अपनी पोजेशन में रख सकते हो जब तक वो आपको रीपे ना करें। तो ये लियन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, कॉल्स ऑन शेयर। भाई कॉल्स कैसे मंगवाई जाएंगी? कॉल समझते हो ना? कॉल, व्हाट इज कॉल? पैसे मंगवाना। तो इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे, क्या क्या देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस देखो सारे दे रखे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन समझते हो? ट्रांसमिशन, जब कोई मर जाता है ना तो शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, उसको ट्रांसफर नहीं बोलते, उसको ट्रांसमिशन। जब शेयर्स ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ सारा ट्रांसमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे चलेगा, 1% कंपनी में कैसे होगा। फिर उसके बाद 4 फीचर बताया हुआ है। देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लियन एंड 4 फीचर। लियन के अंदर हम आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ तब तक रिटेन करके रख रहे हैं जब तक आप पैसे, माने द मोमेंट यू विल पे द मनी आई विल गिव यू द शेयर्स बैक, आई विल नॉट होल्ड द शेयर्स एनीमोर। But in case of forfeiture, it is a bit different from lien because here I am straight away forfeiting your shares. You will not get these shares back. So you will lose the money you have paid, and you will also lose the shares which I have allotted to you. So two things you shareholder is going to lose. So forfeiture is more, I will say, forfeiture is more strict than lien. Lien is a bit liberal, थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यार पैसे दे दो हम दे दो। कुछ पूछना चाहते? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार पढ़ लेना यार, मैं ना बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा करने में।
थोड़ा सा इसको घर जाके देखना। देन वी हैव ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि सर शेयर कैपिटल को कैसे ऑल्टर किया जाए। तो वही 5 तरीके हैं उसको ऑल्टर करने के, कैसे ऑल्टर किया जाएगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या कर रहा है, ये कंपनी को उसके अथॉरिटी बता रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है, उसके प्रोसीजर्स बता रहा है। ये करना हो तो ऐसे करना है, ये करना तो ऐसे करना, ये करना तो ऐसे करना, ये करना। ये कंपनी को चीजें बता रहा है कैसे करनी है, अपना ऑल्टरेशन करनी तो ऐसे करनी, और फीचर करना तो ये करना, क्लियर करना तो ये करना। याद रखना कंपनी जब भी कोई काम करे एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं सबको गाइड आप अभी आने वाले वक्त में यू विल बिकम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनी एक्सवाईजी कंपनी। फर्स्ट क्लास है आपकी, फर्स्ट क्लास है। क्या टाइम बताया था आपको? अच्छा, तो फिर ये भैया के साथ बैठ जाओ कि भाई साहब क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, सार्थक। कहाँ से आते हो? पास ही है। मतलब तुम 8 बजे निकले हो घर से? तो हमने बोला कि देखो कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे करना है, क्या करना है, याद रखो करो। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में होती थी, याद है? कुछ पूछना चाह रही हो? जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते थे तो ये सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड में होती थी, है ना, कि पार्टनर्स कैसे नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, कैसे वो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करेंगे, कैसे वो सारी चीजें होंगी। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बायलॉज जो है वो वहां पे होते हैं। देखो हर कंपनी को देखो कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल, कोई नेचुरल व्यक्ति तो है नहीं, कोई आम आदमी तो है नहीं जिसके खुद का माइंड हो, जिसकी खुद की बुद्धि हो कि मेरे आज ये मन किया तो मैंने आज ऐसे कर लिया, कल मेरा ऐसे मन किया तो मैंने ऐसे। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमें इसका एक स्कोप बनाना पड़ेगा, हमें इसका एक दायरा बनाना पड़ेगा। मैं अब सारे बच्चों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। मैं कह रहा था कि आप कल को कंपनी सेक्रेटरी करोगे ना, कोई भी काम करने से पहले ये आपका धर्म है, धर्म, रिलीजन एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कि आप 2 चीजों को कंसल्ट करो। पहला तो कंपनीज एक्ट, वो तो है ही है मैंडेटरी। मैं कोई भी काम करने से पहले क्या करूं? कंपनीज एक्ट पढ़ूं तो मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें तो है ही है। प्लस मैं अपने आर्टिकल्स भी चेक करूं, मैं अपने आर्टिकल्स भी पढ़ूं। एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी वो है जिसको अपने आर्टिकल्स रटे हुए, मुजबानी याद है, तो वो डायरेक्टर को बता सके कि सर फलाने क्लॉज के फलाने पैरा के फलाने लाइन के अंदर ये लिखा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर के ऊपर भी इंप्रेशन पड़ता है कि यार ये तो बड़ा आमदा बंदा, यार एक एक बात ऐसे पानी की तरह रटी हुई है इसने, ये तो पी गया पानी की तरह हमारे एमओए को, ये तो पी गया। इसके अंदर से एमओए बहता है, बोलता नहीं है ये। एक तो होता है बोलना सोच सोच के, एक होता है बहना। तो एमओए एओए की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है एक कंपनी के अंदर। मैंने कई कंपनी सेक्रेटरीज को देखा है जो कंपनी के अंदर बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं और एमओए एओए का अता पता ही नहीं। मैं अक्सर बोलता हूं कि ये करना है एमओए देखो, एओए देखो, ऐसा करना है एओए देखो, रूल्स देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखो। क्योंकि आपकी जो कह सकते हैं एक बाउंड्री है ना, आपकी जो एक क्या कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रहना, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। उसके बाहर गए काम खत्म। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग अ कंपनी सेक्रेटरी? क्या था? डोंट यॉन। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग अ कंपनी सेक्रेटरी? वो सारे भी हमें तो, हम तो लेमैन है एज अ डायरेक्टर। अगर मैं बोलूं मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी का डायरेक्टर हूं, आई वुड बी अ गुड इंजीनियर, नो, but I would not know the law. That is the reason I have hired you as a company secretary. भैया you are good in law, आप मुझे गाइड करो, you tell me how to do things. कंपनी के अंदर मुझे नहीं पता था,
कैसे करोगे? तो ये तो आपको इंश्योर करना चाहिए था कि हमने जब भी कंपनी के अंदर कोई काम किया, हमने आर्टिकल्स पढ़े, हमने आर्टिकल्स देखे। और अगर आप नहीं देख रहे हो आर्टिकल्स, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, आप सब गड़बड़ कर रहे हो। आज नहीं तो कल फंसोगे। तो डायरेक्टर्स तो मरेंगे मरेंगे, तुम भी साथ में जाओ, तुम भी साथ में जाओ। खैर, ये देखो, शेयर को स्टॉक में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसका प्रोसीजर भी दे रखा है। शेयर को स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करना है उसका प्रोसीजर भी दे। फिर दे रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यू नो व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? पता ही देखो, तुम्हें पता है? बड़ी दुख की बात है कि नहीं पता। इनको नहीं पता तो चलो ठीक है, तो तुमको नहीं पता। एब्सोल्युटली। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है आपने अपने प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर। सर कैसे करोगे? सर मैं अपने रिजर्व्स को यूज करके आपको बोनस शेयर इशू करूंगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज बोनस शेयर, याद रखना इसको। आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, ये देख लेना एक बार। देन बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक समझते हो ना? कंपनी इज परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और कैंसिल कर रही है उन शेयर्स को, बायबैक कर रही है। तो बायबैक कैसे करोगे वो भी बता रखा है सारा। अच्छा, यहां तक तो बात हुई शेयर्स की। ये सारी बातें किसकी थी? अब आप इसको एक टोटल वो बना लो, जितने भी अभी तक वो बातें लिखी शेयर से रिलेटेड, उसको एक ब्रैकेट बना के आगे लिख लो शेयर, आगे लिख लो शेयर कैपिटल। नहीं समझे मेरी बात? भाई आपने ऐसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे होंगे, उन 6 पॉइंट्स को ऐसे बना के लिख लो। ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो ऐसा एक पॉइंट बना लो शेयर कैपिटल। दूसरे प्रोविजन देखो, जनरल मीटिंग्स देखो, जनरल मीटिंग्स। अब ये कौन सा पॉइंट है? जनरल मीटिंग 11th होगा, 11th पॉइंट जनरल मीटिंग। अच्छा, जनरल मीटिंग में भी देखो फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल कैसे करोगे। जनरल देखो, एक एक बात बताई हुई है कंपनी। मीटिंग कैसे करोगे, शेयर कैसे इश्यू करोगे, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात एओए के अंदर बता। बेटा क्या होगा, क्या रह गया आपका? कुछ चीजें रहेगी, कोई बात नहीं, इनसे ले लेना। जिसने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो एक फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दो ताकि सबको मिल जाएगी। चलो, फिर प्रोसीडिंग्स लिख लिया, प्रोसीडिंग्स ऑफ एट जनरल मीटिंग, ये सारी बताई नहीं है। ओपीसी कैसे करेगी, वो कैसे करेगी। फिर उसके बाद एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट समझते हो? आपने आज मीटिंग करी, हम मीटिंग में आए, सारे आए, लेकिन किसी रीजन से हम मीटिंग को कंक्लूड नहीं कर सके। कंक्लूड का मतलब खत्म। तो इसको फर्दर डेट पे हमने मतलब एडजर्न कर दिया। एडजर्न कर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्टपोन एंड एडजर्न, पता है? किसी चीज को स्टार्ट होने से पहले अगर आप फ्यूचर डेट पे कर दो तो कहते हैं पोस्टपोन कर दिया, लेकिन किसी चीज को स्टार्ट करके फर्दर डेट पे कर दो तो एडजर्न कर दे। तो मीटिंग को एडजर्न कैसे किया जाएगा उसके रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पे दे रखे हैं। फिर वोटिंग से पहले जनरल मीटिंग है, एडजर्न से पहले जनरल मीटिंग है। जनरल मीटिंग है, ठीक है। नहीं, एडजर्न से पहले प्रोविजंस प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स है। प्रोविजन प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, ठीक है सर। फिर वोटिंग राइट आ गया हमारा। सर आप शेयर्स में वोटिंग कैसे करोगे, ये क्या होगा? देखो यूजुअली क्या होता है, दो तरीके से वोटिंग होती है, शो ऑफ हैंड से होती है, पोल से होती है। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है हाथ उठा के हमने बोलना है। भाई जब हम कोई वोटिंग लेंगे ना तो हम देंगे शो ऑफ हैंड्स, हाथ उठाओ अपने। तो जो हैंड रेज करेगा उसकी यस, और फिर उसके बाद नो के लिए भी हम हैंड रेज करवाते हैं कि जो नो वोटिंग करते हैं वो भी जरा हैंड उठा दो।
तो इस तरीके से हम शो ऑफ हैंड्स काउंट करके हम वोट कर लेते हैं। शो ऑफ हैंड्स के अंदर 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। क्या मैं बोला मैंने? इररिस्पेक्टिव उसके पास कितने शेयर हैं। मतलब इसके पास 500 शेयर्स थे, इसके पास 100 शेयर्स थे, इसने भी हाथ उठाया, इसने भी हाथ उठाया, क्या गिनूं इसको 500 और उसको 100? वो भी एक, वो भी एक। शो ऑफ हैंड्स में एवरीबडी हैज 1 वोट इररिस्पेक्टिव उसके पास कितने शेयर। हो सकता है उसके पास एक ही शेयर हो तो भी उसके पास, और उसके बाद 10,000 शेयर हो तो भी एक ही वोट है। शो ऑफ हैंड। तो शो ऑफ हैंड्स जो है बहुत जेन्युइन वोटिंग नहीं। आप मेरी बात समझ रहे? फिर दूसरी एक वोटिंग है जिसको बोलते हैं पोल। पोल में क्या होता है, हमारे पास एक बैलेट पेपर होता है, हम हर शेयर होल्डर को एक बैलेट पेपर देते हैं। उस बैलेट पेपर पे वो अपना नाम लिखता है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखता है, फिर अपना जो भी उसका आईडी होगा शेयर होल्डर, फोलियो नंबर बोलते हैं हम, फोलियो नंबर होगा, सारा कुछ लिखेगा, और उसके बाद वो यस और नो करके नीचे साइन करके उसको फोल्ड करके एक बैलेट बॉक्स होता है वो उसमें डाल देता है। बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देता है। फिर सारे शेयर होल्डर ऐसे सबसे डलवा लेते हैं, फिर बैलेट बॉक्स खोलते हैं, फिर काउंटिंग करते हैं। जब यहाँ काउंटिंग होती है ना, पोल में जब काउंटिंग होती है तो एक 1 शेयर इज इक्वल टू, तो माने जिसके पास ज्यादा शेयर है उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर है। तो जो ये शेयर के अकॉर्डिंग वोटिंग पावर आती है वो किस में आती है? पोल में आती है। और जो शो ऑफ हैंड्स में तो हर के बाद एक वोट होती है। तो याद है मैंने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा था कि जब हम मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे तो मैं 50% किसका काउंट करूं, मेंबर्स का काउंट करूं कि शेयर्स का काउंट करूं? तो इसका आंसर है कि सर ये देखना पड़ेगा वोटिंग हुई कैसे। अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हुई है तो 50% ऑफ पर्संस देखना पड़ेगा, और अगर वोटिंग पोल से हुई है तो 50% मोर देन 50% ऑफ शेयर देखना पड़ेगा। आई बात समझ? तो ये प्रोसीड मेंबर्स को ही अलाउड है, और कौन करेगा? और कौन आएगा मीटिंग में? इज इट क्लियर? ये सारा आपको बता रखा है। फिर प्रॉक्सी समझते हो? मेंबर नहीं आ सका मीटिंग तो मेंबर कहता है मेरी जगह मैं किसी प्रॉक्सी को, लेकिन प्रॉक्सी की बड़ी सारी डिस्क्वालिफिकेशन है। प्रॉक्सी बोल नहीं सकता मीटिंग में, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, प्रॉक्सी क्या नाम है कोरम में काउंट नहीं होता। मेन मेंबर तो आया ही नहीं ना। सुनो, किसने बताया था? गलत बता। अब सुनो है, आपने प्रॉक्सी भरा, प्रॉक्सी मीटिंग में आ गया, मेंबर भी आ गया, प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। प्रॉक्सी को उठा के बाहर फेंक देंगे, फिर प्रॉक्सी को वोट नहीं करने देंगे। नहीं मतलब ये क्लैश की सिचुएशन पहुंच ही नहीं सकती। हाँ या ना, ऐसा नहीं होता। ये कोई प्रगति मैदान नहीं है कि एग्जीबिशन चल रही है, कोई कब आया कोई कभी चला, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये मीटिंग है, प्रोसीडिंग्स है प्रॉपर, यहाँ पे एक टाइम है, उस टाइम के अंदर हम मेंबर्स को अलाउ करेंगे आने के लिए। ऐसे इट इज नॉट लाइक कि वो वोटिंग होगी, बीच में वोटिंग करते करते मेंबर भी आ गया तो कह रहा मैं भी वोटिंग करूंगा। आप समझो इसको, है ना? ऐसे तो सोचो कोई डेकोरम ही नहीं होगा कंपनी की मीटिंग का। रेजोल्यूशन पास हो गया, 4 मेंबर उठ के और आ गया, हमने तो किया ही नहीं, अब हमारी भी वोटिंग कराओ, अब दोबारा से सारी वोटिंग। आप समझ रहे हो क्या? देयर इज सम प्रोसीजर, देयर इज सम डेकोरम। तो जब तक ऐसा हो सकता है कि प्रॉक्सी था, मेंबर बाद में आ गया, तो जितने वोट प्रॉक्सी कर चुका है उसमें मेंबर से दोबारा वोटिंग नहीं करवाई। हाँ, अब प्रॉक्सी, अब मेंबर आ गया ना, अब प्रॉक्सी को बोलेंगे भाई साहब आप कृपया करके
अपनी तशरीफ का टोकरा उठाए और ले जाए यहाँ से। अब मेंबर आ गया, अब मेंबर वोटिंग करेगा। अब इसके बाद जो भी वोट रेजोल्यूशन होंगे वो मेंबर वोट करेगा। अब आप सोचो ना, नहीं तो कितनी दिक्कत होगी कि जितने आप कह रहे हो जितने भी वो हुई है वोटिंग वो सारी कैंसिल करो एक मेंबर के लिए। लॉजिकली सोचो इस बात को, और जिसने पढ़ाया उसको भी समझाना पड़ता। हाँ क्या ऐसा होता है। सर ये पोस्टल बैलेट में मान लो किसी के शेयर 5,000 है तो फिर वो 5,000 वोटिंग मानी जाएगी उसकी। पोस्टल बैलेट कहाँ से आ गया बेटा? अभी आपने पहले पॉइंट में बताया था ना कि 1 शेयर 1 वोट काउंट होता है। पोल में हाँ पोल में। हाँ। तो पोल तो फिर किसी के ज्यादा शेयर है तो फिर उसकी इतनी वो मानी जाएगी, तो फिर इसका निकलेगा कैसे? क्या निकलेगा कैसे? अब एक के 10,000 है, एक के कुल दो ही शेयर है, तो फिर वो कैसे निकलेगा फिर कि डिसीजन कैसे आएगा? जो 10,000 वाला बोलेगा वो माना जाएगा, जो 2 वाला बोलेगा चले। ठीक है सर। और क्या? प्रॉक्सी में जब प्रॉक्सी को राइट ही नहीं है कुछ भी वोटिंग करने का, तो फिर उसका आने का भी क्या यूसेज है? प्रॉक्सी सिर्फ पोल में वोट कर सकता है, पोल में वोट कर सकता है और पोल डिमांड कर सकता है। पोल डिमांड भी कर सकता है। दो राइट्स दिए हमने कहा, एक तो पोल डिमांड कर सकता है और एक पोल में वोट। मेरे से एक बच्चा पूछता है सर जब प्रॉक्सी बोल ही नहीं सकता तो पोल कैसे डिमांड करेगा? अभी आपने बोला ना प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन द मीटिंग, तो जब वो बोल ही नहीं सकता पोल डिमांड कैसे करेगा? अब यार आपने ना इसका बहुत लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है ना। तो आप देखो कई जगह पे हम भी बोलते हैं कि कई जगह पे आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है, लेकिन कई जगह पे आपने ना रीजनेबल समझते हो, अकॉर्डिंग टू दी पर्पस। कई जगह पे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करना होता है। यहाँ पे इस बात का कि प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, मेरे से बच्चा के कहता है सर अगर मानुस प्रॉक्सी आया मीटिंग में, अब उसको पता ही नहीं है बैठना कहाँ है, कैसे पूछेगा? अब आप ना बहुत लिटरल हो रहे हो इस बात को लेके कि प्रॉक्सी बोल ही नहीं सकता, ही कैन नॉट स्पीक इन द मीटिंग। तो अब आप उसको पकड़ के उसका गला घोट दो, मार डालो उसको, तो लाश पड़ी रहेगी उसकी, नहीं बोलेगी। ऐसे नहीं होता। When I say proxy cannot speak in the meeting, that means he cannot participate in decisions, he cannot participate in discussion. उसको डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज तो बोलेगा ही ना कि अदरवाइज उसकी जुबान काट दोगे कि जीभ निकाल। तू प्रॉक्सी है ना, फिर तू बोलेगा हमारी मीटिंग खराब होगी। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि तू बोल नहीं सकता, तो तेरी अभी यही काट देते जीभ, तेरा काम ही खत्म, जल्दी खत्म ना। तेरे कुछ समझ किसी को आए ना कुछ। It is not like that. Proxy cannot speak का मतलब है he cannot participate in discussion, otherwise he can speak. तो पोल डिमांड करेगा बोल के। सर अगर मेंबर ना आए प्रॉक्सी जरूरी है, हर टाइम प्रॉक्सी भेजना होता है? नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। देखो एक मेंबर है, उसके पास 50,000 शेयर है, अब वो नहीं चाहता मेरी इतनी ज्यादा वोट वेस्ट हो जाए, मैं तो जा नहीं पा रहा, हो सकता है मेरे बेटे की शादी है या कोई XYZ रीजन है, प्रायर एंगेजमेंट है मेरी कोई, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरे 50,000 शेयर, उसका क्या? मेरी वोटिंग राइट, उसका क्या? तो मैंने अपनी सिस्टर को, मान लो ये मेरी सिस्टर है, मैंने उसको बोला बहन तू एक काम कर यार, देख बहुत अर्जेंट है, मेरे पास 50,000 तेरे को जाना पड़ेगा, तो मैं तेरा प्रॉक्सी फॉर्म साइन कर देता हूँ। I'll sign a proxy form, I'll deposit in the company 48 hours before the meeting, and वो फिर प्रॉक्सी जाके वो जमा करें। खैर मैं अभी उसमें नहीं पढ़ता, वो जब मीटिंग करेंगे ना, मीटिंग वाला चैप्टर करेंगे, वो बहुत डिटेल में इसमें चर्चा करूंगा, बहुत सारी इसमें बातें करने को, वो भी करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रॉक्सी से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो अभी तक जो आपने लिखे उस पे एक ब्रैकेट बना के लिख लो मीटिंग्स, उस पे ब्रैकेट बना के लिख लो मीटिंग्स। फिर आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब कितने नंबर होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, क्या होगा, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, देखो सारी बातें कहाँ दे रखी हैं, आर्टिकल्स में दे रखी हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय राइटिंग and majority of them and their remuneration, देखो सारी बातें डायरेक्टर्स से रिलेटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड सारी दे रखी है। यस, देन प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड मीटिंग की बात आ गई, किसकी बात आ गई? बोर्ड मीटिंग कैसे करो? नहीं अब तो उठ गया हूं, अब लगाने की जरूरत हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इन जनरल कंटेंट ऑफ आर्टिकल 4 में बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग।
अच्छा जी, आगे बढ़े। फिर क्या आ गया? सीईओ, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ। माने इन शॉर्ट केएमपी की बात कर रहे हैं, की मैनेजरियल पर्सन की बात कर रहे हैं कि सीईओ कैसे अपॉइंट होगा, मैनेजर कैसे अपॉइंट होगा, कंपनी सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा, सीएफओ कैसे अपॉइंट होगा। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम नहीं लिखा, कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिखा। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, नहीं समझते हो? क्योंकि इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो कैसे भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को इसी तरीके से करना जैसे इसमें लिखा है, तो आप बाउंड हो गए एक तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? एक बाउंडेशन आ गई। बाउंडेशन अच्छी होती है कि फ्रीडम अच्छी होती है? फ्रीडम। तो बाउंडेशन कभी अच्छी होती, बस मेरा नाम आ गया आर्टिकल्स के अंदर इसलिए मैं खुश हो जाऊं। हाँ, सोचो एक लिस्ट बनी हो जिसके अंदर सारे जितने डिफॉल्टर्स हैं, जितने ब्लैक लिस्टर्स हैं, उनका नाम हो, उसमें आपका भी आ जाए तो खुशी की बात है ये। तो यार ये गवर्नमेंट की साइट में मेरा नाम आ गया। फिर सील, कॉमन सील के बारे में बताया। ये बात तो मैंने एक बार पहले भी डिस्कस करी थी। कंपनी सेक्रेटरी का केएमपी होना कोई अच्छी बात नहीं। केएमपी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केएमपी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस, केएमपी का मतलब होता है ड्यूटीज। पावर तो वैसे भी थी, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पावर्स नहीं होती? चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम क्यों नहीं है केएमपी में? क्या कॉस्ट अकाउंटेंट के पास पावर नहीं होती? उसका नाम क्यों नहीं केएमपी में? इसका मतलब पावर्स तो है, ऑब्लिगेशन एज सच कुछ खास नहीं। अगर होगी भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर होगी, कंपनीज एक्ट के अंदर, कोई अलग से सेपरेट वो नहीं है। हमारे ऊपर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट जो बना हुआ है 1980 का, उसकी भी वो है ऑब्लिगेशंस, और कंपनीज एक्ट ने और भी ऑब्लिगेशंस डाली हुई, तो डबल डबल ऑब्लिगेशन अच्छी बात है क्या? आप सोच सकते हो अदर वे, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है कि यार चलो अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट आई डोंट लुक एट दैट वे। उन्होंने बोला कि ये बहुत कॉलेज को इंटर मार्केट को यहाँ पे कोई अच्छा, और सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग केएमपी में क्यों, इसका एक रीजन है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोचो कंपनी सेक्रेटरी की एडवाइस पे बोर्ड चल रहा है, बोर्ड का हर काम किसकी एडवाइस पे हो रहा है, और लायबल बोर्ड ही होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो जब कंपनी सेक्रेटरी अपने ही दिए हुए डिसीजन के लिए खुद ही लायबल नहीं होगा ना, he will not be careful, ध्यान नहीं देगा। आप बोर्ड को एक डिसीजन दिया, आपने बोला सर ऐसे कर लो, बोर्ड ने ऐसे किया, वो तो नॉन कंप्लायंस हो गया, बोर्ड तो जेल चला गया, कंपनी सेक्रेटरी बार बार तालियां बजा रहा है, वेरी गुड। कंपनी सेक्रेटरी ने पहली बात कभी नहीं बोला कि हमें केएमपी बनाओ, और इतनी कंपनी सेक्रेटरी की सुनी होती ना तो कंपनी सेक्रेटरी आज बोल के दिखा दे हमें हटाओ। आज इतनी कंपनी सेक्रेटरी की सुननी होती, आज बोल दो एनसीएलटी में खाली कंपनी सेक्रेटरी जाएगा और कोई नहीं जाएगा। एनसीएलटी में सीए भी जा सकता है, सीए में भी जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। फिर सुनो ना कंपनी सेक्रेटरी की बात, कंपनी सेक्रेटरी की कोई से नहीं, सॉरी टू से। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। आप देखो बड़े बड़े मिनिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आपका ये अरुण जेटली नहीं है, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, तो देयर आर सो मेनी मिनिस्टर्स हु आर, उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की से है। हमारी ऐसा कोई से नहीं है, बताओ मिनिस्टर जो कंपनी सेक्रेटरी हो, नेम वन।
कोई बड़ा मिनिस्टर जो कंपनी सेक्रेटरी हो है कोई नहीं, इसलिए हमारी कोई सही नहीं। आपकी लॉबी कैसे बनेगी फिर? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सुनोगी कि नहीं? आपने 5, 10, हो सकता है 15 साल लगाए हैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर, आपका एक सेंटिमेंट बन गया उस इंस्टीट्यूट के साथ। अब उस इंस्टीट्यूट की एक रिक्वेस्ट आएगी और आप मिनिस्टर हो, और अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा होगा ना वो काम करने के लिए, आप कहोगे यार मेरा इंस्टीट्यूट है, करना है, मेरे को करना पड़ेगा ये काम, पैसे भी करके करूंगी, आप जी जान लगा दोगी। तो हमें भी अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हमें भी भेजने अपने, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, ऐसी बात नहीं है, और कर रहे हैं हम अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग। अभी आने वाले वक्त में हमारे भी आपके पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, NIRC के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मिस्टर श्याम अग्रवाल, ही फ्रॉम जयपुर, और बीजेपी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस के अंदर वी विल आल्सो यू कैन सी हिम। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे भी एक प्रतिनिधि CS इंस्टीट्यूट को, जो CS फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और CS इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट रह चुका है, CS इंस्टीट्यूट में चेयरमैन रह चुका है NIRC। ऐसा व्यक्ति कोई अगर चला जाए पॉलिटिक्स में तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी हमारी भी लॉबी स्ट्रॉन्ग एकदम से तो नहीं पर होने लगेगी। तो ठीक है, पॉजिटिव भी देख सकते हो, आपकी KMP में हमारा नाम है गुडी गुडी, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। आपका नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको बहुत अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपका नाम सिर्फ इसलिए डाला कि आपकी हर सजेशन को बोर्ड मानता है, और खाली बोर्ड को ही लायबल कर दे। फिर आपका नाम सिर्फ लायबिलिटी के लिए डाला है कि आप भी लायबल हो जाओ अपने दिए हुए डिसीजंस के लिए, ताकि सोच समझ के डिसीजंस बताओ, बस इसलिए डाला आपका नाम, और कोई रीजन नहीं आपका नाम डालने का। देखो एक्ट तो बोलता है एक ही चाहिए, अब ये कंपनी के ऊपर है वो कितने रखना चाहते, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्वांटम ऑफ वर्क उसको आ रहा है कंपनी सेक्रेटरी को जो हैंडल करना है। तो कई कंपनीज के अंदर, अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर 10, 15 भी कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पूरी टीम होती है उनकी कंपनी, उनकी पूरी लीगल टीम होती है। भाई एक कंपनी सेक्रेटरी तू खाली कंप्लायंसेस ही देख, तू कंप्लायंस ऑफिसर है। एक कंपनी सेक्रेटरी होता है वो तू सारी प्रोसीडिंग्स देख, वो प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है, वो सारी जितनी प्रोसीडिंग NCLT की प्रोसीडिंग है, उसकी फलाने की प्रोसीडिंग है, धमकाने की प्रोसीडिंग, वो सारा प्रोसीडिंग वाला काम वो देखेगा। फिर एक कंपनी सेक्रेटरी बनाते हैं जो सारा मीटिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैंडल करता है कि मीटिंग्स कैसे होंगी, बोर्ड की मीटिंग, फलानी मीटिंग, धमकानी मीटिंग, वो सारा तू देख, बोर्ड मीटिंग करवानी है, उसमें ये अप्रूव करवाना है, वो करवाना है, वो करवाना है, वो करवाना है। एक और होता है जो आपका एग्रीमेंट्स को वेट करता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट